अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज मैं ये बहुत बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी के फंक्शन चल रहे थे और अल्लाह इतनी शादियाँ हमने अटेंड करी, मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में इतनी शादी अटेंड नहीं करी जितनी एक महीने में कर ली। तो काफ़ी डिले हो गया, लेकिन अब हम दोबारा से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं और यहाँ हम सुनते हैं। खैर मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस में थी कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जितनी मोटी ये बुक है उतना मेरा दिल कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूं। तो चलें पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ और अमारा कौन से स्टेप पे पहुंची। क्योंकि जो है ना, सुमेरा हमीद के नावल ऐसे होते हैं, मतलब इनमें सस्पेंस भी होता है, लेकिन इस नावल में ना मुझे बहुत सारे लोगों से सुना है कि इस नावल में बहुत दोस्तों की कहानी है, यारम की कहानी है। और मतलब हम अपने ना यूनिवर्सिटी के टाइम को सोच सकते हैं कि हम इसको पढ़ के महसूस कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा दौर था जो हमने गुजारा है। तो चले आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ग्राहक शो स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाने लगा, ज़रा आगे निकल जाता और फिर से घूम के काउंटर के पास आ जाता। अमरा गो बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ इस स्टोर में जूतों की कोई ट्वीट नहीं मिलती। अमारा उसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और ट्वीट देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद क्यों नहीं आ रहा? जो अच्छा है वो महंगा है और जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता तुम यहाँ किसी ख़रीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। दांत निकाल कर वो इस हकीकत के इंकिशाफ होने पर मसरूर हुआ। अच्छा देखो, हमारे स्टोर में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। हम वर्कर्स चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। मैं इनसे बात कर लेती हूँ, तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते वाले जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज करने क्या आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं पता करके कल बताऊँगा। घड़ी को देखता वो चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया। शीशे के पार उसे अमरहा ने जाते देखा। वो हाउ डीप इन लो की धुन सीटी बजा रहा था। वो ऐसे चल रहा था जैसे रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके घर लौट रहा हो। अगले दिन वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर वो फिर भी नहीं गया। जब वो उसे स्टोर रूम में लेकर गई और उसने इसका वहाँ काफ़ी वक्त ले लिया, तो ऐन वक्त पर उसे याद आया कि उसके पास तो काफ़ी अच्छी हालत में 2-3 अच्छे जोड़े जूतों के हैं। फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो जिद हुई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त आ गई तो मैं आ गया। अब वापस चली गई तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों को हम बावला कहते हैं। बावला? बावला। चलो अब जाओ, कितना वक्त ज़ाया किया तुमने मेरा। जाते जाते वो ब्रोकरी रुक सा गया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक जोड़ा जूता ले लूँ तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में यकीनन इसे ज़रे बहस नहीं लाया जाएगा। फिर वो उसे जूते पहन पहन के देख रहा था। वैसे मुझे ये ख़्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाखर्श नहीं होना चाहिए। और हाँ, याद आया, मैंने सुना है कि एशिया में लोग के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े और जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगे तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गड़बड़ाई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में अभी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुन सुन कर। कंधे उचका के वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते फुटपाथ पर चलते उसने कम से कम 5 बार मुड़ के शीशे के इस बार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स में की एंट्री करते अमरहा को देखा। इस बार इसने सीटी की धुन बदल दी। वो एक मशरी की धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और इसने एक मुकामी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और डिबिंग के लिए अमरहा को बुलाया था। अमरहा जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करता था। 2 मिनट की डबिंग के उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए और मालूमात भी। सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने इसे अपनी पहली से बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगने लगी, ख़ासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उसने डेरिक से मशवरा लिया। वो मानचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतालिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना
चाहती थी ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी खासी अपडेट रखा जाए। डायरेक्ट को इसका ख्याल बहुत अच्छा लगा और इन दोनों ने मिलकर एडमिशन के मुतालिक एक जामा वीडियो बना ली। डायरेक्ट ने इसकी इंग्लिश में डबिंग की और अमारा ने उर्दू में। वीडियो उसने पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेजी और जवाब का इंतज़ार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियो ख़रीदने के लिए तैयार थे, पर वो रकम बहुत ही कम दे रहे थे। इसने सोचा कि इसे कम पैसों पे ही दे देनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट ने इसे रोक दिया। कभी फैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते। जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बायस बनती है। बेशक ना बने, लेकिन बड़े फ़ायदे से ज़रूर महरूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री 1 साल तक मेरे पास पड़ी रही। उसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए मैंने फिर एक जर्नलिस्ट को दी। इसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। फिर मत पूछो, जिन चैनल्स ने इनकार किया था वो इसके राइट्स के लिए तड़पने लगे। यहाँ दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज़ चाहिए और दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज़ चाहिए जो उन्हें फ़ायदा दे। तुम्हें एक से इनकार हुआ है, तुम दूसरे के पास जाओ। डायरेक्ट ने ही इसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और इस बार उन्होंने पाकिस्तानी कंपनीज़ को वो वीडियो भेजी जो स्टूडेंट वीज़ा का काम करते थे। इन्हें एक दूसरे दर्जे की वीज़ा कंपनी हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी खासी रकम ऑफ़र की। अमारा ने हाँ कर दी। ये हाँ अच्छी रही क्योंकि इस कंपनी ने चंद और एक 2 मिनट की वीडियोस के लिए अमारा से बात की। इन्हें मानसर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी, वो जो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते थे। अमारा और डायरेक्ट ने वो भी बनाकर भेज दी। अमारा को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। अमारा खुश थी कि इसने एक नया काम सीख लिया है जो इसे फ़ायदा दे रहा है। इसकी किफ़ायत का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा था। हाँ, फजूल खर्ची का ना होने के बराबर। सर्दियाँ आ चुकी थी तो उसने अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिया। जो गर्म कोट वो पाकिस्तान से लाई थी वो यहाँ बेकार था। यहाँ की सर्दी इसकी सोच से बढ़ के थी। रात गए एक दिन दादा का फ़ोन आया। उसे वो काफ़ी परेशान लगे। परेशान ना होना मरहा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा हस्पताल में हैं। पूरी अजीम मार्केट में आग लग गई थी, बस वाजिद खुद को संभाल नहीं सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीने में दर्द हुआ था उसके। मेरी बात करवाएं, अभी वो होश में नहीं है, तुम दुआ करो। वो शटलकॉक का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर खुले आसमान तले आ गई। इसका दम घुटने लगा, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज़ इसे अपने दबाव में मार डालेगी। पाकिस्तान में सब ठीक है मरहा? साधना उसके पीछे आई। मेरे बाबा अस्पताल में हैं। उसकी ज़बान लड़खड़ाई। वो खामोशी से उसकी देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे। वो मायूसी सी साधना को देखने लगी, जैसे कह रही हो, हाँ मैंने ख़ुद भी लोगों को ऐसी झूठी तसल्लियाँ कई बार दी हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? 2 दिन पहले तो तुम मुझसे कह रही थी तो तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही है, मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। तुम्हें तो दुआ करनी चाहिए। ख़ुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। इसने सर हिलाया और आंसू पहुँचे और पाकिस्तान में फ़ोन किया। दादा इसके मुख्तलिफ डॉक्टर से बात करवा रहे थे। ठीक 3 घंटे बाद बाबा को होश आ गया और 2 दिन बाद वो घर चले गए। स्टोर में मौजूद लाखों मालियत के कालीन जलकर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ़ क्यों ना उठती। कारोबार के नाम पर वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सब बेजा परेशान थे। अब क्या होगा? और वो मानसर में तंद ही इन मामलात का हल निकालने में मसरूफ़ थी। वाजिद सूद पर कर्ज ले रहा है, दादा ने फ़ोन पर बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा। बिना सूद के कर्ज ही कहीं से नहीं मिल रहा। सूद हराम है दादा। उसे दुख हुआ जान के। याद है मुझे, और वाजिद को भी याद दिलाया। कहता है सूद नहीं, बस वो कर्ज पर मुनाफा लेंगे। दादा अब दीदा हो गए। या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा, वरना कारोबार कैसे चलेगा। बाबा से कहें कर्ज ना लें, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? वो दादा हैरान हुए। क्यों? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर एक मुश्किल आती है तो सोहल साथ लाती है। इसने अब तक अपनी जमा पूंजी की गई तनख्वाह और डॉक्यूमेंट्री से मिलने वाले पैसे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद इसने लेडी महर के सामने अपना मसला रखा। उन्होंने खामोशी से एक चेक काट कर दे दिया। वो हैरान चेक देखती रही। इसका ख्याल था कि लेडी महर उसे मशवरा देंगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन उन्होंने मुनासिब रकम का एक चेक उसे लिख दिया। ये कर्ज़ है, उन्होंने उसे याद दिलाया। जी हाँ बिल्कुल, उसने सर हिला दिया। तुम्हें मालूम है अमरहा,
कि मैं तुम्हें और तुम जैसी कई लड़कियों को यहाँ मुफ्त में रख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर ऐसा किया मैंने तो तुम्हें बेकार और नाकारा बना दूँगी। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता है और वो मेरे साथ नहीं रहता। मैंने इसे कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहना सिखाया है। मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में कामयाब तरीन इंसान बनने देखना चाहती हूँ, और ऐसा इंसान बनने के लिए इन्हें एक शाहाना मेहनत की नहीं, भरपूर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इन्हें सिफ़र होना पड़ेगा ताकि वो सिफ़र के आगे आदात लिखकर अपने नंबर बढ़ा सकें। मेरे बाबा एक किसान थे। स्कॉटलैंड में उनका अपना फार्म हाउस था। वो कहा करते थे, महरों में ज़िंदगी गुजारने वाले बदकिस्मत बदतरीन लोग होते हैं क्योंकि वह नाकारा होते हैं। वो अपने मिट्टी से उठे हाथ उठाकर ऐलान करते थे, खुशकिस्मत तो हम हैं क्योंकि हम करामत हैं। ज़िंदगी हमें सांस लेती है, ज़िंदगी हम में धड़कती है। मैं ये रकम तुम्हें वैसे ही दे सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन ये कर्ज़ इसीलिए है ताकि इसे वापस करने के लिए तुम खुद को करामत बना सको। ठीक है? जी हाँ, ठीक है। इसने चेक भी बाबा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। बाबा का फ़ोन आया। अमरहा, इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी लैंडलेडी से लिए हैं और कुछ मेरे पास जमा किए गए थे। तुमने कैसे जमा किए? दादा के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि वो वहाँ जॉब करती है, और ये भी किसी ने मालूम नहीं करना चाहा था कि वो अपने अखराजात कैसे पूरे करती है। मैं जॉब करती हूँ बाबा। जॉब? तुम काम करती हो वहाँ? तुमने तो कभी पाकिस्तान में छोटी सी भी जॉब नहीं की। नहीं की, गलती की। अब कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। बाबा आप दीदा हो गए, ज़िंदगी में पहली बार इसके लिए। अमरहा, तुम कब से इतनी समझदार हो गई बेटा? अली और हम्माद को खेलने कूदने से ही फुर्सत नहीं है, और तुमने वहाँ बैठे लाखों भेज दिए। मैंने तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। अली और हम्माद को खेलने कूदने से इसलिए फ़ुर्सत नहीं मिलती बाबा क्योंकि आपने उन्हें खेल कूद में मसरूफ़ रखा। इन पर सख्ती करें। तुम्हारे दादा ने कहा, तुम वहाँ बड़ी क्लास में पढ़ रही हो, और मुझे यकीन आ रहा है कि वाकई तुम बड़ी क्लास में पढ़ रही हो। मुझे बताओ मैं और क्या क्या करूँ? बाबा की बात सुन के मुझे बताओ मैं क्या क्या करूँ, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। वो अब आप दीदा सी हो गई। वो बाबा से कह न सकी कि ये वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद को कुल पुर्जे बनाते हैं, जो ज़िंदगी की गाड़ी में शान से फिट हो जाते हैं और गाड़ी छिकाचक दौड़ती चली जाती है। अगर ये वालिदैन इन्हीं पुर्जों को कुंदन कर दें तो ये ज़िंदगी की गाड़ी बेजाम होकर बंद हो जाती है। बहरहाल इसका ज़िम्मा पहले सरबराह पर आता है क्योंकि नौमौलूद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। बस बाबा अपना ख्याल रखें, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो ये थी हमारी कहानी, आज का एपिसोड। तो बेचारी अमरा, खैर उसको मोहब्बत मिलना स्टार्ट हो गई अपने घर वालों से क्योंकि वो वाकई इतनी मेहनत करी है कि वो डिज़र्व करती है सब कुछ। तो देखते हैं हम अगले पार्ट में कि अमरा कैसे अपनी ज़िंदगी और संवारती है और अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच।